अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर कॉमर्स, सब्जेक्ट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसके क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन पे ट्रांजैक्शंस के इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, और हम उन इफ़ेक्ट्स को जो एक्सप्रेस करेंगे वो इंक्रीज़ के लिए हम प्लस का साइन, पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, डिक्रीज़ के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, और नो इफेक्ट्स के लिए ज़ीरो को हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट आइए सबसे पहले हम इन ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन गो थ्रू करते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास जो नंबर 1 ट्रांजैक्शन है उसमें ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, यानी कि ऑनर ने, मालिक ने इन्वेस्टमेंट की बिज़नेस के अंदर, किस सूरत में? कैश की सूरत में। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, बिज़नेस में ऑनर जो भी चीज़ लाता है वो एसिड है, जो वो लेकर आ रहा है, जो उसका रिसोर्स है वो एसिड है। जबकि अगर बात करें सोर्स की, चूँकि उसने खुद इन्वेस्टमेंट की है, वो अपनी पर्सनल सेविंग से लेकर आया है, तो इट मीन्स कि वो इन्वेस्टमेंट की सूरत इख्तियार कर जाती है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो हमारी होती है एसेट्स is equal to liabilities plus owners equity। तो स्टूडेंट्स यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर 1 में जो हमने काम किया है वो बेसिकली ऑनर लेकर आया है क्या चीज़? एसेट। तो इट मीन्स के फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास बिजनेस में एसेट्स का इजाफा हुआ इन फॉर्म ऑफ कैश। तो यहाँ हम इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, क्लासिफाई नहीं करेंगे, हम जनरल हेड के अंडर ही इसके इफेक्ट को लिख देंगे। तो कैश का मतलब एसेट है, एसेट बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मीन्स के ये पॉजिटिव है। और सिमिलरली चूंकि यहाँ हमारे पास लायबिलिटी में कोई तब्दीली नहीं आई, ना हमारे पास लायबिलिटी में इंक्रीज आया ना डिक्रीज आया, तो इट मीन्स कि इसका इफेक्ट आपके पास कोई भी नहीं है। और जबकि ऑनर्स इक्विटी में भी आपके पास स्टूडेंट्स इजाफा हुआ है, ऑनर्स इक्विटी में भी आपके पास इजाफा हुआ है, तो इसको भी हम एक्सप्रेस करेंगे पॉजिटिव साइन से। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की। तो सेकंड ट्रांजैक्शन में जो हमें कहा जाता है कि परचेज किया फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स के हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर भी हमारा एसेट्स के ही फैमिली का हिस्सा है, तो इट मीन्स परचेज किया, तो इसका बिजनेस में दाखिला हुआ, तो इट मीन्स के फर्नीचर तो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एसेट्स आपका इंक्रीज कर रहा है। ऑन क्रेडिट मीन्स उधार के ऊपर, तो आपने, इसका मतलब है अपना दूसरा कोई एसेट इन फॉर्म ऑफ कैश आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। तो इट मीन्स कि आपके पास आपकी लायबिलिटी जनरेट हुई है, क्योंकि आपने जब फर्नीचर ख़रीदा है तो आपने अगर इसकी पेमेंट अभी नहीं की तो कुछ टाइम के बाद आपको इसको पे करना पड़ेगा, तो तब तक के लिए आपके ऊपर लायबिलिटी की सूरत इख्तियार कर जाएगी। तो लायबिलिटीज़ में भी आपकी इजाफा हुआ, और जबकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से ऑनर्स इक्विटी में कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने यहाँ नो इफेक्ट शो किया 0 लिखकर। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 की। तो इक्वेशन नंबर 3 में कहा जाता है कि पेड कैश टू क्रेडिटर, यानी कि कैश पे किया गया क्रेडिटर को। क्रेडिटर आपके सप्लायर्स होते हैं, आपके वेंडर्स होते हैं, जिनसे आप कोई ना कोई माल खरीदते हो। तो क्रेडिटर्स को जो पेमेंट की जा रही है, तो इट मीन्स कि उनका आपके ऊपर उधार होगा, कर्जा होगा, जिसकी आप पेमेंट कर रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स के एक जगह तो आपके कैश में, यानी कि आपके एसेट में कमी वाक़ई हो रही है, जबकि दूसरी जगह आपकी जो लायबिलिटी है, जो कर्जा जाते हैं आपके बिजनेस के, उनमें भी कमी वाक़ई हो रही है। तो इट मीन्स कि आपका एसेट्स भी आपके पास से कम हुआ और आपकी लायबिलिटी भी इस ट्रांजैक्शन में कम होती हुई नजर आ रही है, जबकि आपकी ऑनर्स इक्विटी पे इसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं कि परचेज किया इक्विपमेंट ऑन कैश।
तो इट मीन्स कि आपने जो इक्विपमेंट परचेज किया कैश पर, तो कैश भी आपका एसेट है और इक्विपमेंट भी आपका एसेट है। तो आपका एक एसेट आया और एग्जैक्टली उसी अमाउंट से आपका दूसरा एसेट चला गया, तो इट मीन्स कि इसका टोटल एसेट अकाउंट पे कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहाँ जीरो को लिखा और लायबिलिटीज में भी कोई तब्दीली नहीं आई, जबकि ऑनर्स इक्विटी में भी कोई इजाफा या कमी देखने में नहीं आई। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब अपनी फिफ्थ ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि बोरोड मनी फ्रॉम बैंक, यानी कि बैंक से पैसे उधार लिए गए। तो इट मीन्स जो भी कर्जा लिया गया तो वो आपकी लायबिलिटी में इजाफे का सबब बनेगा। और आपने क्या इससे रिसोर्स हासिल किया है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा आपने कैश की सूरत में ये रिसोर्स हासिल किया है। तो कैश इज द पार्ट ऑफ एसेट्स फैमिली। तो इट मीन्स कि आपके पास एसेट में इजाफा हुआ तब के, जबकि आपके पास लायबिलिटी में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि आपने ये कर्जे की सूरत में हासिल किया और ऑनर्स इक्विटी में आपकी कोई भी तब्दीली वाकई नहीं हुई। इसी तरीके स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6 की। पे किया बैंक लोन, यानी कि बैंक लोन जो आपने लिया था उसकी पेमेंट की। तो लोन का मतलब कर्जा है, लायबिलिटी है, और ऑब्वियस सी बात है कि आपने जो पेमेंट की होगी वो इन टर्म ऑफ रुपी की होगी, कैश की सूरत में की होगी। तो आपके पास से आपके रिसोर्स में कमी वाकई हुई होगी, यानी कि आपके एसेट्स में कमी वाकई हुई होगी। तो कमी वाकई हुई है तो हम उसको नेगेटिव साइन से एक्सप्रेस करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स लायबिलिटी में कमी आई है तो लायबिलिटी भी हम कम करेंगे, नेगेटिव साइन से एक्सप्रेस करेंगे, जबकि आपकी ऑनर्स इक्विटी में कोई तब्दीली नहीं आई तो इसका जो इफेक्ट है वो जीरो की सूरत में दिखाया जाएगा, मींस नो इफेक्ट। स्टूडेंट सिमिलरली हम बात कर लेते हैं इक्वेशन क्वेश्चन नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 7 की। तो इस ट्रांजैक्शन नंबर 7 में कहा जाता है कि ऑनर ने विथड्रॉ किया कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी ऑनर प्राइवेट पर्पस के लिए बिजनेस से कोई भी चीज विड्रॉ करता है तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, वो आपकी ड्राइंग कहलाती है। और ड्राइंग इज द कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट, यानी कि कॉन्ट्रा अकाउंट अपने जो ओरिजिनल अकाउंट होता है जैसे कि कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी का अकाउंट, उसको कम करेगा। तो यहां हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बताया गया है कि विड्रॉ किया गया कैश, कैश इज द रिसोर्स मींस एसेट्स। तो एसेट विड्रॉ करने का मतलब है बिजनेस से आपका एसेट या कैश चला जाना, और फॉर प्राइवेट यूज तो इसका मतलब ये कि आपका एक्सपेंस नहीं है, लेकिन ये आपकी ऑनर्स इक्विटी को कम करेगा। कॉन्ट्रा अकाउंट है तो ऑनर्स इक्विटी पे इसका जो इंपैक्ट आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। और जबकि आपने यहां से कैश की सूरत में अपने एसेट्स को गंवाया है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपके एसेट में भी कमी आई, जबकि लायबिलिटी में आपकी कोई तब्दीली नहीं है और ऑनर्स इक्विटी में भी आपकी कमी वाकई हुई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात आपकी समझ आई होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 8 की। तो ट्रांजैक्शन नंबर 8 में बताया गया कि रिटर्न किया पार्ट इक्विपमेंट टू क्रेडिटर। तो स्टूडेंट्स इक्विपमेंट जो था वो हमारा एसेट था, जब हमने लिया था तो हमने अपने पास इजाफा किया था एसेट में। अब उसका कोई पार्ट अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिटर को, तो इट मीन्स कि हमारे ऊपर जो लायबिलिटी जनरेट हुई थी उसमें भी कमी वाकई हुई होगी। तो इट मीन्स कि एक तरफ तो हमारी एसेट के अंदर कमी वाकई हुई है जिसको हमने नेगेटिव साइन से एक्सप्रेस किया, और सिमिलरली हमारी लायबिलिटी में भी वही कमी वाकई हुई है, क्योंकि जब हमने इक्विपमेंट का पार्ट रिटर्न किया तो उसकी जो भी अमाउंट बनती थी वो हमारे ऊपर जो हमारे क्रेडिटर की लायबिलिटी थी उसको भी कम करेगी। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हमारे पास लायबिलिटी भी नेगेटिव में हमने एक्सप्रेस की और हमारी ऑनर्स इक्विटी में कोई भी इसका इंपैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। फिर आगे बात करते हैं स्टूडेंट, आपको लिखा गया है, बताया गया है ट्रांजैक्शन नंबर 9 के अंदर कि रिसीव कर रहे हैं कैश फॉर इनकम, रिसीव किया कैश फ्रॉम इनकम। तो इट मींस कि जो कैश हमारे पास आया है वो इनकम की सूरत में आया है, और जैसा कि हमने आपको बताया था चूंकि हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में हैं तो हम जो इनकम कमाएंगे, इनकम की वजह से जो भी मुनाफा आएगा वो अल्टीमेटली हमारे कैपिटल अकाउंट में जाकर क्रेडिट होगा, यानी कि उसको बढ़ा देगा। और इन केस ऑफ लॉस
हमारा इक्विटी अकाउंट ही, कैपिटल अकाउंट ही उससे अफेक्ट होगा और उसमें कमी वाक़ई होगी और वो डेबिट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ चूंकि इनकम की बात कर रहे हैं तो यहाँ कहते हैं कि रिसीव किया कैश फ्रॉम इनकम, तो इट मीन्स कि हमारे पास एसेट में इजाफा हुआ। तो एसेट में जब हमारे पास इजाफा हुआ तो हमने इसको पॉजिटिव साइन के साथ एक्सप्रेस किया, जबकि लायबिलिटी में कोई तब्दीली नहीं है तो हम इसको जीरो मार्क करेंगे, यानी कि नो इफेक्ट। और चूंकि हमारी इनकम में इजाफा हुआ है और इंक्रीज इनकम विल अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज इन आवर प्रॉफिट अकाउंट, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी ऑनर्स इक्विटी के अकाउंट को भी पॉजिटिव कर लेंगे, यानी कि बढ़ा लेंगे। इसी तरीके स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 10 की। तो यहां कहा जाता है कि पेड कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने बात की थी कि हमारे इनकम की वजह से अगर हमारी ऑनर्स इक्विटी में इजाफा हो रहा है तो हमारे एक्सपेंसेस की वजह से हमारी ऑनर्स इक्विटी में अल्टीमेटली कम होने का इफेक्ट नजर आएगा। और चूंकि हमने यहाँ पेमेंट की है तो हमारे पास से हमारा कैश भी आउटफ्लो हुआ है, यानी कि हमारा एसेट्स हमारे बिजनेस से गया है। तो उस इंपैक्ट को क्रिएट करेंगे हम नेगेटिव साइन से, जबकि लायबिलिटी में कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई है और ऑनर्स इक्विटी में भी इसका यही इफेक्ट आया, इसने हमारी ऑनर्स इक्विटी को कम किया। चूंकि एक्सपेंस के बढ़ने का मतलब यह है कि वो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट को कम कर देगा या उसको लॉस में कन्वर्ट कर देगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात भी आपकी समझ आई होगी। फिर बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 11 की। तो ट्रांजैक्शन नंबर 11 में कहा जाता है कि सोल्ड किया फर्नीचर ऑन कैश, यानी कि फर्नीचर जो है वो सेल किया गया कैश के ऊपर। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ अपना फर्नीचर दे दिया और उसके अगेंस्ट हमने कैश ले लिया। तो इट मीन्स कि हमारे पास से एक एसेट चला गया और दूसरा एसेट हमारे पास उतनी ही अमाउंट का आ गया। तो ओवरऑल जो एसेट के अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा वो नील का आएगा, यानी कि जीरो का आएगा। इसकी वजह से हमारे बिजनेस की इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ और लायबिलिटी में भी कोई तब्दीली नहीं आई, जबकि ऑनर्स इक्विटी में भी कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब इक्वेशन नंबर 12 की तरफ चले जाते हैं और इक्वेशन नंबर 12 हमें बताती है कि सोल्ड की लैंड फॉर कैश इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपने सेल की लैंड, आपके पास से लैंड चली गई, यानी कि एक एसेट चला गया इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट, यानी कि जितनी उसकी कीमत थी आपने उससे ज्यादा उसका कैश रिसीव किया, फायदा रिसीव किया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस सूरत में आपका जो एसेट अकाउंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट के साथ साथ कुछ एडिशनल अमाउंट भी रिकवर की है, जिसे आप प्रॉफिट के नाम से या गेन के नाम से भी जानते हैं। तो इट मीन स्टूडेंट्स कि इस सूरत में आपके एसेट में इजाफा नजर आएगा, क्योंकि जो फर्नीचर था, फर्नीचर की कॉस्ट भी रिकवर हो गई, जबकि एडिशनल कुछ और कैश भी आपने रिसीव किया इन फॉर्म ऑफ गेन। तो अल्टीमेटली कैश आपके पास, जितना आपका फर्नीचर था उससे ज्यादा का अमाउंट का आपने कैश रिसीव किया, तो जिसकी वजह से आपके एसेट्स में इजाफा नजर आया। और चूंकि आपकी कोई लायबिलिटी नहीं थी तो आपने इसको जीरो मार्क किया। और अगेन चूंकि आपको फायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है, तो उस सूरत में जो कैपिटल अकाउंट है वो इंक्रीज कर जाएगा और इसे भी हमने पॉजिटिव साइन से एक्सप्रेस किया। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 13 की तरफ बढ़ जाते हैं और ट्रांजैक्शन नंबर 13 बताती है कि सोल्ड मशीनरी एट लेस देन कॉस्ट, यानी कि अब आपने जो मशीनरी बेची है आपने उसके मुकाबले में जो कैश रिसीव किया है वो कम रिसीव किया है। इट मीन्स कि आपका जो एसेट था वो ज्यादा वैल्यू का आपके पास से चला गया, जबकि कम वैल्यू का एसेट आपके पास आया। तो इसका मतलब ये है कि एसेट्स के अकाउंट के ऊपर जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा और ये नेगेटिव इम्पैक्ट अल्टीमेटली लीड करेगा आपकी ऑनर्स इक्विटी में भी कमी को। तो स्टूडेंट्स यहां बात कर लेते हैं, आपकी लायबिलिटी में कोई तब्दीली नहीं, जबकि आपकी जो ऑनर्स इक्विटी है उसमें भी कमी वाकई हो जाएगी, क्योंकि ये आपको नुकसान की सूरत में बेयर करना पड़ेगी और आपका जो लॉस होगा विल अल्टीमेटली अफेक्ट नेगेटिवली ऑफ योर ऑनर्स इक्विटी अकाउंट। फिर स्टूडेंट्स आगे बात कर लेते हैं नंबर 14 की। तो 14 के अंदर कहा जाता है कि सोल्ड किया गया फर्नीचर ऑन क्रेडिट, यानी कि
ऑन क्रेडिट का मतलब है कि आपने ये जो अमाउंट है इसको इन फ्यूचर कलेक्ट कर लेना है अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे। तो स्टूडेंट्स जो सोल्ड गया फर्नीचर, तो जितने से हमारा फर्नीचर चला गया उतनी ही अमाउंट हमें रिसीव होगी, क्योंकि यहाँ कहीं इन्होंने एक्सेस की बात नहीं की, कहीं इन्होंने लेस देन कॉस्ट की बात नहीं की। तो वी आर अज्यूमिंग दैट कि जितने का फर्नीचर था, जितनी उसकी कॉस्ट थी, उतनी ही अमाउंट हम इन फ्यूचर रिसीव करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो अकाउंट रिसीवेबल है वो भी आपका एसेट ही है, जबकि जो फर्नीचर आपका जाने वाला एसेट है वो भी आपका एसेट ही है। तो इसका मतलब है कि आपके एसेट के अकाउंट पे इसका कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा, और इसी तरीके से लायबिलिटी में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी और ऑनर्स इक्विटी में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब आ जाते हैं नंबर 15 की तरफ, और नंबर 15 में आपको कहा जाता है कि एडवांस रिसीव किया फ्रॉम कस्टमर, यानी कि आपने कुछ अमाउंट एसेट की सूरत में रिसीव की अपने कस्टमर से। चूंकि एडवांस की बात की जा रही है, इट मीन्स के यू हैवंट रेंडर्ड योर सर्विसेज अप टिल नाउ, अभी तक आपने अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। तो जब तक स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपने एडवांस रिसीव कर लिया और आपने उसकी कोई भी सर्विसेज नहीं दी, यानी कि वो इनकम आपकी स्टिल अनअर्न्ड है, यानी कि अभी तक वो कमाई नहीं गई है, तो तब तक के लिए वो आपके ऊपर लायबिलिटी की सूरत में ही मौजूद रहेगी। तो स्टूडेंट इस केस में आपके पास एसेट में तो इजाफा हुआ, लेकिन किस सूरत में हुआ? आपके ऊपर लायबिलिटी की सूरत में ये इजाफा हुआ, जबकि ऑनर्स इक्विटी की सूरत में आपके पास कोई भी इंपैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये अकाउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट्स आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ नई प्रॉब्लम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.